गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट की टेक्निक्स। इससे पहले हम पार्ट 1 में इसके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोसेस कवर कर चुके हैं। मैंने उसमें भी बताया था कि उसका प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये टेक्निक्स भी इंपॉर्टेंट है। तो इन शॉर्ट ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कुछ भी उठकर कहीं से भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को छोड़कर मत जाना। ठीक है, चलो अब इसमें हम पढ़ेंगे टेक्निक्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे 3 तरीके की टेक्निक्स हैं, ठीक है, मेनली, एंड देन फर्दर ये आगे डिवाइडेड है। तो फर्स्ट है मार्केटिंग रिसर्च टूल। जब भी आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो या डिजाइन कर रहे हो या डेवलप कर रहे हो, उसमें आपको कस्टमर क्या सोचता है, मार्केट में क्या चीज चल रही है, क्या चीज नहीं चल रही, हर एक चीज आपको पता होना जरूरी है। तो ये टूल बेसिकली हमारे हेल्प करता है मार्केट को एनालाइज करने में, कस्टमर को एनालाइज करने में, ताकि जो हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको अच्छी तरीके से डिजाइन कर पाए। फर्स्ट आता है हमारे पास कस्टमर सर्वे मेथड। कस्टमर सर्वे मेथड कैसा होता है, देखो यहाँ पे कुछ कस्टमर्स लिए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि उनकी प्रेफरेंस क्या है, वो किस चीज को पसंद करते हैं, किस चीज को नहीं पसंद करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है एक प्रोडक्ट से। फॉर एग्जांपल, आपकी जो कंपनी है वो बनाती है शैम्पू, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने कुछ कस्टमर्स उठाए, ठीक है, सर्वे लिया उनसे पूछा कि आप बताओ कि आपको किस तरीके का शैम्पू पसंद है। लेकिन आपको मतलब ये चाहिए कि डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ मिल जाए, या फिर आपको ये चाहिए कि वो सिल्कीनेस बढ़ाए आपकी, ठीक है, शाइनी बनाए, हर एक चीज आपने कस्टमर से उनकी प्रेफरेंस पूछी। देन आपने उनसे ये भी पूछा कि आप किस प्राइस पे चाहते हो कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो आपको मिले, मतलब कितने तक आप अफोर्ड कर सकते हो, ये कितने तक आपको लगता है कि जेन्युइन जो है रेंज है, ठीक है जी। ये सब पूछा जाता है ताकि जो आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करो उस तरीके से किया जाए, राइट। अब इसमें आपको फायदा क्या होता है, पहली बार तो आपके कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। किसी भी तरीके से आप इसको फॉर्म को मतलब आप सर्वे ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो। एक तो इंटरेक्शन हो रही है, जर्नल जो आपको डायरेक्ट जो है ना, आपको फीडबैक मिल रहा है कस्टमर से। आपको इधर उधर नहीं पूछना पड़ रहा कि आपको क्या लगता है कि कस्टमर क्या सोचता होगा, फिर दूसरे बंदे से पूछा आपको क्या लगता है कस्टमर क्या सोचना पड़ता होगा। नहीं, आपको क्लियर, आपको एक कस्टमर मिल रहा है जिससे आप पूछ रहे हो कि भाई तू बता तुझे क्या चाहिए, समझ में आया। तो डायरेक्ट फीडबैक है, कोई बीच में कोई सोर्स है ही नहीं, कोई लिंक ही नहीं है। तो जो कम्युनिकेशन है ना वो एज इट इज सेम रहेगी, जो आपने सुना है वही आपके दिमाग में रहेगा, कोई फिल्ट्रेशन के चांसेस नहीं है, ठीक है जी। और पोस्ट फ्रेंडली भी है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा है, ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन पोस्ट फ्रेंडली, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में क्या होता है कि आप एक तरीके से पैनल काइंड कह सकते हो इसको। जनरली क्या होता है कि इसमें 8 से 10 कस्टमर होते हैं, ठीक है। आप उनसे पूछते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में कि बताओ आपको कैसा लगा, कैसे नहीं लगा, सेम वही चीजें क्वेश्चन पूछते हो, कैसा लगा, किस प्राइस में अफोर्ड करना चाहोगे, इसमें आप ऑनलाइन लेना चाहते हो, ऑफलाइन लेना चाहते हो, ठीक है। और भी सारी चीजें आप पूछोगे उनसे कि आप क्या वेरिएंट चूज करना चाहते हो, आपको क्या लगता है कि आप अगर आप शैम्पू लोगे तो आप 1 लीटर वाली मतलब बॉटल जो कंटेनर है वो पसंद करोगे, या कितना ml आप चाहोगे एक टाइम में खरीदना, हर एक चीज, ठीक है जी। अब मान लो इसमें फॉर एग्जाम्पल लेट से चॉकलेट लेते, चलो आपने क्या किया, एक फ्रेंड्स का ग्रुप उठाया, ठीक है, 8-10 लोग थे उसमें, आपने उनको बुलाया, आपने उनको अपनी चॉकलेट जो है टेस्ट करवाई, ठीक है। अलग अलग फ्लेवर थे, तो आप उनसे पूछोगे कि आपको बताओ कौन सा आपको फ्लेवर अच्छा लगा। तो इसमें क्या होता है, जो कस्टमर होते हैं ना वो आपस में ओपिनियन शेयर करते हैं। जब वो ओपिनियन शेयर करते हैं अपने मन की बात बोलते हैं ना, तो वहां पे आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है। जब वो डिस्कशन कर रहे हैं तो आप उनको सुन रहे हो, अच्छा इसको टेस्ट पसंद आया, वो कह रहे नहीं यार मेरे को टेस्ट थोड़ा सा ऐसे नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगा, या उसको लग रहा है कि मुझे फ्लेवर मतलब ठीक है, फ्लेवर सही है लेकिन स्वीटनेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्टर्स आपके पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि आपका जो कंज्यूमर जिसका आप सर्वे ले रहे हो वो एक नहीं है, एक टाइम में बहुत सारे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑब्जर्वेशन। इसमें आप डायरेक्ट किसी भी कस्टमर के पास जाकर नहीं देखते, आप इसमें कस्टमर को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, कुछ भी नहीं, आप इसमें बेसिकली क्या देखते हो, आप मान लो जैसे स्टोर में हो, ठीक है, आपने देखा कि कस्टमर कौन से प्रोडक्ट बार बार खरीद रहा है, आपने ये चीज देखी। आपने देखा कि किस काउंटर पर जाकर जो मतलब स्लैब्स हैं जो भी है, ठीक है, तो वहां कौन सी चीज पे उसने खरीदने में सबसे ज्यादा टाइम लगाया, कहां पे सबसे ज्यादा डिसीजन लिया, किस चीज को फटाफट उठा लिया, हर एक चीज आप ऑब्जर्व करते हो कि कस्टमर को आज के टाइम में क्या चाहिए, ठीक है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, इससे आपको सब पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है मार्केट टेस्टिंग। मार्केट टेस्टिंग मैंने आपको पहले ही बताया। मार्केट टेस्टिंग का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को पूरी मार्केट में लॉन्च करने से पहले एक छोटे से एरिया में आप
लॉन्च करते हो, ताकि आप ये देख सको कि कस्टमर का रिएक्शन कैसा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोल्ड ड्रिंक थी, आपने अपनी लॉन्च करी, लेकिन आपने दिल्ली में करी, लेट से, ठीक है, तो आपके घर में दिल्ली वाले लोगों को अगर पसंद आई तो आपको एक हरी झंडी मिल गई, हरी झंडी मिल गई तो आपने पूरे ऑल ओवर इंडिया उसे लॉन्च कर दिया, ठीक है जी। लास्ट इसमें आता है कंजॉइंट एनालिसिस। बेसिकली आप इसमें देखते हो कि कस्टमर को कौन से फीचर्स अच्छे लग रहे हैं, वो कौन से फीचर्स को वैल्यू दे रहा है। तो इसमें आप क्या करते हो ना, बहुत सारे फीचर्स एक साथ कस्टमर को देते हैं, जैसे डिस्काउंट भी दे दिया, फिर उसको आफ्टर सेल सर्विसेज भी दे दी, और ठीक है प्राइस वगैरह हर एक चीज आपने दे दी। तो इसमें आपको समझ में आता है कि कस्टमर को कौन सा फीचर अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा। तो आपको एनालाइज करने में ईजी हो जाता है कि आप ये देखो कि हमारे प्रोडक्ट डिजाइन किस तरीके से होगा और किस तरीके से वो डेवलप होगा। नेक्स्ट आता है डिजाइन टूल। बेसिकली ये टूल में हमारे पास आते हैं 4, ठीक है। फर्स्ट इज डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर। आप इसमें क्या करते हो, आप इसमें ऐसा डिजाइन करते हो ताकि वो उसको मैन्युफैक्चर, जो भी प्रोडक्ट आपका, उसको मैन्युफैक्चर करना इजी हो, ठीक है, आसानी से बने, सिंपली बने, कॉस्ट कम आए एंड उसकी एफिशिएंसी बढ़े। तो आप इसमें क्या करते हो, कम से कम मान लो पार्ट्स आप यूज करते हो किसी भी फोन को बनाने में, ताकि जो है सिंपल रहे और उसकी कॉस्ट भी कम आए, राइट। नेक्स्ट आता है कंक्रीट इंजीनियरिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है, आप जितने भी डिपार्टमेंट्स है ना, जैसे मान लो मार्केटिंग का है या फिर और जो भी डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, परचेज वगैरह, ये सारे इकट्ठे मिलके काम करते हैं, ठीक है, अलग अलग ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, एक ही बार ये जो है फंक्शन सारे इकट्ठे परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लो अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो मार्केटिंग भी उसमें लगा हुआ है, डिजाइनिंग, ये वो, हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसको हम CAD भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आप जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हो उसका आप क्या करते हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करके आप उसको 3D या 2D फॉर्म बना लेते हो, ठीक है। उसमें आप जैसे अपना एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, जैसे मान लो कोई कार है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, उसका आपने स्ट्रक्चर बनाया, उसमें आप इजीली क्या है, आप हर चीज देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। फाइनली उसको बनाने से पहले, मैन्युफैक्चर करने से पहले आप डिजाइनिंग को हर तरीके से देख सकते हो, 3D है, ठीक है, या 2D भी है, तो आप इजीली देख पाओगे, और साथ ही साथ वो आपको इजी, आप उसको सेव कर पाओगे अपने पास। साथ ही साथ अगर आप उसको चेंज भी करना चाहते हो, कोई भी चेंजेस चाहते हो, तो आप उसको इजीली चेंज कर पाओगे, क्योंकि अभी प्रोडक्ट बना नहीं है, अभी आपने सिर्फ उसका जो सॉफ्टवेयर में उसका आपने डिजाइन बनाया, ठीक है जी। नेक्स्ट एंड लास्ट इज रैपिड प्रोटोटाइपिंग। इसमें आप क्या करते हो, रैपिड प्रोटोटाइपिंग में आप एक क्विक, छोटा सा, मतलब आप ये कह सकते हो कि क्विक आप एक प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बना लेते हो, ठीक है, और उसको फिर टेस्टिंग करते हो कि लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट, एक रफ काइंड हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन एंड कंट्रोल टेक्निक्स, इस सॉरी टूल्स। इसमें हमारे पास 4 आते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल टेक्निक या टूल है जिसमें आपका मेन ये चीज फोकस होती है कि जो भी हम प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, कुछ भी है, हमारा फोकस रहेगा सबसे ज्यादा मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट हो और मिनिमाइजेशन ऑफ हमारी कॉस्ट हो। तो इसमें आप क्या करते हो, जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो आप वो एक पॉइंट ऐसा ढूंढते हो कि कितने हमारे को प्रोडक्ट्स बनाने हैं जिसमें हमारे को एक मैक्सिमम जो है प्रॉफिट होगा और मिनिमम कॉस्ट आएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है वर्क एनालिसिस। वर्क एनालिसिस में आप बेसिकली क्या करते हो, सारे मैन मटेरियल और जितने भी वर्क वगैरह, हर एक चीज को आप इस तरीके से देखते हो कि किस तरीके से चीजों को अरेंज किया जाए, ताकि जो आपके काम है ना, बीच से जो लेयरिंग्स है वो हट पाए। अननेसेसरी जो काम है जिस पर टाइम लगेगा, ठीक है, जो अननेसेसरी, मतलब किसी चीज को छोड़ के, इस स्टेज को छोड़ के अगले स्टेज पे भी जा सकते हैं, उसको हम मतलब इजिली हटा पाए, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग में बेसिकली आपका फोकस क्या होता है कि जो भी आपने प्रोडक्ट बनाना है उसके जितने भी मतलब स्टेज 1 2 3 4 जितने भी स्टेजेस है, आप उसको इस तरीके से मैनेज करो ताकि जो प्रोडक्ट है वो इजीली भी बन जाए, सेफली बन जाए, कॉस्ट कम आए और जो है एफिशिएंसी बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल आपने स्टेप 1 कटिंग, फिर देन किसी भी चीज प्रोडक्ट की कटिंग है, देन उसके बाद उसको असेंबलिंग कर रहे हो, देन पैकेजिंग कर रहे हो, ठीक है जी। तो 1 बाय 1 चीजें हो रही है, नाम से समझ में आता है सीक्वेंसिंग। लास्ट आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने जो भी आपके रॉ मटेरियल्स है या सेमी फिनिश गुड्स है, जो भी आपके फिनिश गुड्स है, उसको आप इस तरीके से मैनेज करो ताकि इन्वेंट्री आपके पास ज्यादा भी ना हो, आपके पास कम भी ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 6000 यूनिट है और डिमांड सिर्फ 2000 की है, तो 4000 यूनिट आपके पास वेले चले जाएंगे, ठीक है। एक तो जो जगह है वो आपने घेर रखी है, उसकी कॉस्ट। सेकेंड चीज ये भी है कि आपका अगर सामान वेला है, ठीक है, मतलब पड़ा हुआ है, और उसके बाद ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, तो आपका सामान जीरो हो जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा, तो आपको उसकी भी कॉस्ट उठानी पड़ेगी। अब मान लो इसको उल्टा कर दो, ठीक है, आपके पास 4000 यूनिट है और 6000 आपने बेचे, ठीक है,
तो सॉरी 6000 बेचने हैं, 6000 की डिमांड है, तो अब आपके पास 2000 यूनिट कम है, यानी कि आपका कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो 2000 यूनिट से आपके पास खाली जाएगा, यानी कि आपको लॉस उठाना पड़ेगा उस चीज का कि जो आप कस्टमर की एक डिमांड पूरी कर सकते थे, लॉस ऑफ फुलफिलमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो आपको उठाना पड़ेगा। कस्टमर आपका किसी और के पास चला जाएगा और हो सकता है अगली बार वो उससे खरीदने लग जाए, ये सोच के कि इसके पास कुछ है तो सही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ता है, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है। अभी एक दो ऐसी सुन लो, ठीक है। फर्स्ट इज एबीसी एनालिसिस। बेसिकली इसमें आप कॉस्ट और इंपॉर्टेंस में देखते हो, ए में आप वो डालते हो जो इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं, बी में देन उससे लेस, सी में उससे भी लेस, और कॉस्ट का थोड़ा उल्टा चलता रहता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपके पास JIT, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम में बेसिकली क्या होता है, ये इससे मिलता जुलता लगा लो जो मैंने आपको बताई है। इसमें मैंने आपको ये बोला ना कि आप इन्वेंट्री इस तरीके से मैनेज करो कि ज्यादा ना हो कम ना हो। इससे इसमें क्या होता है, JIT में आप इन्वेंट्री स्टोर करते ही हो, आप साथ साथ खत्म होती रहती है मंगाते रहते हो, साथ साथ खत्म होते रहते हैं मंगाते रहते हो, यानी कि आपको स्टोरेज का टेंशन नहीं लेना। और एक और कर लो, जैसे मान लो EOQ। वैसे मैं इसका ना एक अलग से चैप्टर बताने वाली हूँ, इसमें मैं बताऊंगी, ठीक है। EOQ में बेसिकली क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसमें क्या करते हो, आप एक मिनिमम लेवल देख लेते हो जहां पे आपको रीस्टॉक करना है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपने टूल्स में, टेक्निक्स में पढ़ी, एंड फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको प्रोसेस बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, एंड इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाउन, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।